इसको लास्ट हमने पढ़ लिया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण तक हमने जिक्र कर लिया था। यानी इसके कुल हमने कितने प्रकार किए थे और जिक्र कितने का कर लिया, और शेष कितना रह गया, एक शेष रह गया जिसका हम जिक्र करेंगे अब। ठीक है ना, जिसका जिक्र कर लेते हैं हम अब। अच्छा, इससे पहले हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, तीनों में किसी को कोई दिक्कत, तीनों में किसी को कोई दिक्कत? पहला प्रकार कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा स्थानवाचक, और लास्ट कौन सा रह गया, परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण। अच्छा, अब आपको शनिवार कब है, आज हो गया गुरुवार, कल शुक्र, और यानी परसों टेस्ट है। हिंदी में क्या है, उपसर्ग पढ़ते। अच्छा, अव्यय का टेस्ट हो गया था, 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, नंबर सुना दिया होगा आपको। 15 में से कितने सही हो रहे? यह सर हमारा अव्यय पढ़ा हुआ नहीं था, अव्यय हम अब पढ़ रहे हैं और टेस्ट में पहले आ गया था, बिलान किया था। अरे नंबर सुना दिया आपको, या फिर आपको आंसर की नहीं बताई, बता दी, आपने देखा नहीं, कितने सही हुए फिर आपकी हिंदी में? अरे कोई आइडिया है जिसने टेस्ट दिया था? एक विद्यार्थी बोल रहा है, केवल एक, 4। अच्छा, अब ये किया हुआ है, ठीक है ठीक है, कोई बात। चलिए चलिए, आज बात, बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया। ठीक है ना, देखो लास्ट प्रकार रह जाता है अपना कौन सा, परिमाण, परिमाण होगा, परिणाम नहीं होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये लास्ट प्रकार रह जाता है। ठीक है ना। अच्छा, परिमाण शब्द हमारे लिए नया नहीं है, ये विशेषण में हम जिक्र कर चुके हैं, विशेषण में हम जिक्र कर चुके हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, माप तोड़। ठीक है ना, या फिर कह सकते हो ये मात्रा का बोध करवाएगा। ठीक है ना, किसका बोध करवाएगा, मात्रा, और किसकी मात्रा, क्रिया की मात्रा। ठीक है ना, यानी ये क्रिया की मात्रा को दर्शाने वाले क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, क्रिया, क्रिया की मात्रा को दर्शाने वाले क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है ना, क्या दर्शाएगी, मात्रा दर्शाएगी, किसकी मात्रा, क्रिया की मात्रा। कहने का मतलब यदि आपको इसके अर्थ का मालूम है ना, तो इस परिभाषा को ध्यान में रखना कोई जरूरी नहीं आपके लिए, बस इतना मैटर ध्यान रखना क्या कि परिमाण है जो मात्रा का बोध कराएगा, किसकी मात्रा, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की मात्रा बताएगा। ठीक, और उस दिन अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो परिमाण है यानी कि क्रिया कितनी घटी या फिर कितना। ठीक है ना, कितनी या फिर कितना लगाकर इसकी पहचान भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम बहुत पढ़ता है। ठीक है ना, राम बहुत पढ़ता है। ठीक, अच्छा शाबाश, जो आपको आसान लग रहा है उनको बाहर निकालो, आसान शब्द से हमें क्रिया बनेगी, क्रिया लगेगी आसान। ये री क्रिया, ये री क्रिया, इसका कर्ता कौन है, ये हो गए कर्ता। ठीक है ना, अच्छा यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन बढ़ेंगे, दो तरह से क्वेश्चन बढ़ सकता है। पहला तो पूछेगा डायरेक्ट इसमें क्रिया बता दो, सहकर्मक है या फिर अकर्मक। दूसरा ये पूछेगा कि इसमें हमें क्रिया विशेषण बता दो। दो तरह से क्वेश्चन बढ़ेंगे, अकर्मक हो जाए क्रिया। ठीक, और यदि क्रिया विशेषण की बात करें तो हमें क्या करना है कि इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है वो देखते हैं। ये री पढ़ने की क्रिया हो रही है, और ये बहुत शब्द है ना, ये राम के लिए नहीं आ रहा है, ये पढ़ने के लिए आ रहा है। ये हम पढ़ तो रहे हैं, अब उस पढ़ने की, पढ़ाई की मात्रा बता दो, कितनी पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 मिनट पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं या बहुत पढ़ रहे हैं। यानी कि हम बहुत पढ़ रहे हैं,
और बहुत शब्द इस शब्द की बता रहा है विशेषता। क्या बता रहा है? विशेषता। बहुत शब्द इस शब्द की बता रहा है विशेषता। बहुत शब्द पढ़ना शब्द की बता रहा है विशेषता। बहुत शब्द पढ़ना है क्रिया, और क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता। अच्छा, जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे हम? क्रिया विशेषण। उसे क्या कहेंगे हम? क्रिया विशेषण। यानी कि ये शब्द है क्रिया और ये शब्द बता रहे क्रिया की विशेषता, ये बन गया अपना क्या? क्रिया विशेषण। ठीक है ना। अब आगे हमें पता है कि क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इसमें से चारों में से कौन सा प्रकार है, ये और बता दो। तो अपना जवाब क्या रहेगा? हमें ये देखना है कि क्रिया विशेषण है जो क्रिया की किस तरह की विशेषता बता रहा है। क्रिया का तरीका बता रहा है, या ढंग बता रहा है, क्रिया का समय बता रहा है, क्रिया का स्थान बता रहा है, या फिर क्रिया की मात्रा बता रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी क्रिया विशेषण है। तो हमें ये देखने पर पता चला कि ये क्रिया की मात्रा बता रहा है, क्रिया की मात्रा बता रहा है। और हमने अभी लिखा जो क्रिया की मात्रा का बोध कराएगा उसे कौन सा क्रिया विशेषण कहेंगे? परिमाण। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समझ रहे हो ना? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कंप्लीट। अब देखो, यदि इस तरह यदि आप ध्यान में रखोगे तो अच्छी बात है, वरना आपको पहचान कर लेनी है इससे कितना कितनी से लगा। ठीक है ना। राम पढ़ता है, कितना पढ़ता है? बहुत पढ़ता है। तो आप पहचान से भी आप कई बार आंसर ढूंढ सकते हो। वरना इस परिभाषा पे एक देखो, एक होता है बेसिक समझने का तरीका और एक होता है कि रटन विधि। यदि मैं इसको ऐसा कहूं कि ये ट्रिक की तरह है, रटन विधि है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है ना। और यदि इसको सही ढंग से आप कॉन्सेप्ट से आप समझो तो ये बात सबसे बढ़िया। ठीक, एक एग्जाम्पल और समझो। ठीक है। शाम जरा सा खाता है। ठीक, जरा सा खाता है, ये रही क्रिया। अब तो पहचान लो। और ये रहा करता। अब ये देखना है जरा सा। जरा सा। अब इसका थोड़ा सा हमें यदि अर्थ मालूम है तो कोई इसमें दो राय नहीं। इस जरा का क्या अर्थ होता है? देखो, जरा, कम, अल्प, थोड़ा, तनिक, है ना। ये पर्यायवाची है, पर्यायवाची है ना। तो जरा का अर्थ क्या होता है? कम। राम खाता है, कितना खाता है? कम खाता है। और कम क्या है? अपनी मात्रा है। किसकी मात्रा है? खाने। खाना शब्द क्या है? अपना क्रिया। ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते। अब यदि थोड़ा सा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना दूं क्या, कि शाम बहुत खाना खाता है। और यदि मैं पूछ लूं यहाँ पर बहुत शब्द क्या है, तब आपका जवाब क्या रहेगा? यहाँ पर पूछ लूं मैं बहुत शब्द क्या है, तब आपका जवाब क्या रहेगा? कई बार क्या हो जाती है, कंडीशन चेंज हो जाती है। बता सकते हो? चलो नहीं बता सकते हम। जैसे क्रिया की एक पहचान पड़ी थी ना हमने, पद परिचय लगाकर, यानी पदों को पहचान लेंगे कि यहाँ पर बहुत शब्द किसका कार्य कर रहा है। चलिए पहचानते हैं। ये रही क्रिया, है ना। ये रहा करता, ये रहा करता। अच्छा, खाना क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, ये रहा क्या? कर्म। ठीक है ना। अब ये बहुत शब्द क्या बन रहा है? बहुत शब्द क्या बन रहा है? इस शब्द की बता रहा है विशेषता। ठीक है ना। इस शब्द की बता रहा है बहुत खाना खा रहा है। ठीक है ना। बहुत खाना खा रहा है, ये क्या बन जाएगा? ये क्या शब्द है? अपना खाना कर्म है, यानी ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। और इसकी विशेषता बता रहा है। बहुत शब्द यहाँ पर खाना के लिए आ रहा है, बहुत शब्द यहाँ पर खाना के लिए आ रहा है। ठीक है ना। इसलिए यही विशेषण कहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण, और यहाँ पर क्या है? बड़ा विशेषण। ठीक है ना। तो कई बार क्या हो जाती है कंडीशन
चेंज हो जाती है। हमें देखना पड़ेगा कि ये बहुत शब्द किसके लिए आ रहा है। बहुत शब्द यहाँ पर खाना के लिए आ रहा है और यहाँ पर बहुत शब्द पढ़ना के लिए आ रहा है। पढ़ना क्या है? क्रिया, और जो क्रिया की विशेषता बताएगा क्रिया विशेषण, और खाना शब्द क्या है? संज्ञा, और जो संज्ञा की विशेषता बताएगा उसे विशेषण। ठीक, विशेषण। अच्छा, विशेषण के कितने प्रकार? ये कौन सा है? मात्रा ही बता रहा है ना, तो परिमाण। ओके ओके ओके, यानी कि विशेषण में भी एक प्रकार चलता है परिमाण, सॉरी परिमाण, और क्रिया विशेषण में एक प्रकार चलता है, उसे भी क्या कहते हैं? परिमाण। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? लिखो, फिर चलते हैं आगे। लिख लिया? चलें क्या? चलें। लिख लिया? बहुत टाइम लगा रहे हो। लिख लिया? अच्छा, आज ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम, वरना कल इसका प्रभाव दिखाई दे देगा। ठीक, बाकी आप समझ गए होंगे क्या कहना था मेरे को। संख्या को लेकर कह रहे हैं कि ये कभी कभार ही मौका मिलता है। आज जैसे मानकर दो संख्या अच्छी खासी है, ठीक, और आज तारीख कर देना, कल पता नहीं क्या हो जाएगा, या फिर परसों आधे हो जाएंगे। कल ही से ज्यादा थे। कौन सी क्लास में? अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है ना। कुछ नए बीएसटीसी का दौर है ना, क्योंकि अपने कुछ भर्तियों को लेकर ना अपने क्षेत्र में उनका माइंड में वही सेट है। जैसे मानकर चलो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ गई, ठीक है ना, उनकी लहर आती है, जैसे क्या की भर्ती आ गिरे राजस्थान पुलिस की, पास की है 8वीं और 10वीं, भर्ती पर मारने के 18 तीर में तो कुल आ ही गया।
ऐसे करते करते फॉर्म चले जाते हैं। ऑल ओवर राजस्थान की देखे तो 15 लाख से प्लस हो जाता है, हो जाता है। और अब क्या है कि राजस्थान पुलिस में सीईटी लागू कर दी, उसकी लहर खत्म हो गई, उनका दौर खत्म हो गया, तो उनकी जगह ने ले ली पशु परिसर। पशु परिसर की वैकेंसी तो हर तीसरा बंदा क्या पशु परिसर। अपने क्षेत्र में देखो, एक तो मास्टर ने प्राथमिकता दी, तो टीचर की नौकरी लागे बढ़िया, और दूसरी है बैंकिंग, तो बैंक में लागे और मास्टर बन जाओ। अपने क्षेत्र में दो ही है वैकेंसी को प्राथमिकता दी, बाकी नहीं, बाकी इतना है नहीं। बाकी कईयों का माइंड सेट है यार नहीं मेरे को ना यूपीएससी का क्लियर करना, और ये यूपीएससी की बात यदि आप कर रहे हो ठीक है, और ज्यादातर ये नशा होता है यूपीएससी जैसे उन्होंने 12th क्लियर किया ना, मान के चलो 80+% में 12th क्या तैयार कर यूपीएससी तू रहे आरएस स्टार्टिंग में बड़ो हो रहा बका बार देखिए यूपीएससी आ, और करता 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 लास्ट में आ जाएगा आपका यार राजस्थान पुलिस मिल जाएगी या जीडी मिल जाएगी, तो बहुत बढ़िया। यदि क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक होता है ऐसा कुछ नशा, ऐसा कुछ ठीक है कि हाँ कर लेंगे यार, फिर उतरते हैं, फिर हकीकत का पता चलता है, फिर थोड़ा 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 धीरे धीरे करना क्या होता है बदल जाता है। आपने तो ऐसे नहीं बदला, बदला या फिर अब कुछ आप अटल तो हाँ सही है। तो अब बहुत सारा अब मेरे रतिया कोई ऐसा ही तैयारी करता बापड़ा क्या थानेदार बन गया, अब ऐसा ही का जैसे अब दौर चल रहा है ठीक है। हाँ 2021 में वैकेंसी आई थी, अभी तक उसके कोई है नहीं। अब देखो कब आए यार, ठीक है ना। असहाय की भर्ती एक सपना तो बन गया, पहले असहाय लगना एक सपना था, अब असहाय की भर्ती आनी एक सपना हो गया, लगने की दूर की बात है। देखो चलो अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे, जैसे जीडी वालों क्यों भी चंदन क्या आप किस बात पे अटल हो आप। चलो बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया, जीडी में बहुत बढ़िया, लाख कहीं 30-35 हजार रुपया तनख्वाह है। राजस्थान में वहां दिक्कत है कि लाख कहीं इतनी तनख्वाह कौन है, ठीक है। अब लारसी एक फायर ब्रिगेड में, तो मैं पूछ लिया कितनी तनख्वाह स्टार्टिंग है, 12-13 हजार है स्टार्टिंग दौर, 12-13 हजार स्टार्टिंग दौर में थोड़ी कम, हाँ ठीक है, धीरे धीरे 20-25 हो जाएगी, लेकिन राजस्थान में और ये इसमें अंतर है। चलिए ये कहानी थी अपनी किसको लेकर, क्रिया विशेष। चलें, अब देखो साथियों, हमने अव्यय के कितने प्रकार किए थे या फिर अविकारी के कितने प्रकार किए थे, 5 प्रकार किए थे, ठीक है ना। 5 में पहले का जिक्र कर लिया क्रिया विशेषण, और यही एक ऐसा प्रकार था जो सबसे बड़ा था, बाकी छोटे छोटे प्रकार हैं जिसका हम जिक्र कर लेंगे आसानी से, ठीक है ना। देखो जैसे दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा अपना, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना। संबंध बोधक अव्यय, देखो बोध का अर्थ होता है ज्ञान प्रमाण, ठीक है ना, और ये अव्यय है, किसका बोध करवाएगा, संबंध का बोध करवाएगा, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, संबंध का बोध करवाने वाले अव्यय। लिखना नहीं है साथी, एक बार सभी समझना है, ठीक है ना। संबंध का बोध करवाने वाले अव्यय, समझना इसको थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है ना। अब देखो ये संबंध का तो बोध करवाएगा, संबंध तो होगा, अब दूसरी बात संबंध होगा किसका, संबंध होगा किसका। अब ठीक है हम शब्द पढ़ रहे हैं तो शब्दों का संबंध होगा, और ये संबंध शब्द होंगे कौन से, ये शब्द होंगे साथी अपने संख्या, ठीक है ना। ये जो संबंध बोधक अव्यय है ना, किसका बोध कराएगा, संबंध का बोध कराएगा, नंबर 1 बात करिए, ठीक है ना। और दूसरी बात कौन से शब्दों का, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, संज्ञा शब्दों का संबंध करवाता है या फिर संबंध बताता है। तो आगे वाली लाइन या फिर आगे वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, दो संज्ञा शब्दों
दो संज्ञा शब्दों के मध्य संबंध बताता है। ठीक है ना, बताता है। कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत? पहली लाइन ये क्लियर हुई थी कि ये संबंध बताएगा, और दूसरी बात ये क्लियर हो जाएगी ये संज्ञा शब्दों के मध्य संबंध बताता है। कंप्लीट। आगे वाली कहानी देखो, आगे वाली कहानी देखो। देर है क्या बेटे? इधर आ जाने दो मुझे। ठीक, आगे देखो। यदि मैं इसको एक उपनाम से कहूं, आप कह सकते हो अन्य नाम। ठीक है ना, और ये आपको क्वेश्चन का जवाब देने में काफी सहायता करेगी ये उपनाम। देखो उपनाम क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं परसर्गीय। परसर्गीय शब्द, परसर्गीय का अर्थ होता है कारक। ठीक है ना, परसर्ग को कहते हैं कारक। कहने का मतलब जिस तरह कारक की पहचान करते हैं कारक विभक्ति से, ठीक है ना, और वैसे इसमें कुछ कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे भी पहचान कर सकते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल से। जैसे जैसे मैं कहूं क्या, मेरे घर के सामने तालाब है। ठीक है ना, मेरे घर के सामने तालाब है। अब अपना इतना पता है, ठीक है, इसमें क्या है, संबंध बोधक अव्यय। अब देखो संबंध कैसे हम पहचानेंगे, तो पहले हमें क्या देखना है कि ये संबंध बताएगा। अब इसमें डायरेक्ट हमें कैसे पता चल रहा है कि ये संबंध बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, तो आगे वाली लाइन हमें देखनी है कि ये दो संज्ञा के मध्य संबंध बताएगा। तो हमें क्या करना है, दो संज्ञा शब्द को अलग कर लेना। ये रही संज्ञा, तालाब संज्ञा है ना, वो घर भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। अब देखो ये भी संज्ञा और ये भी संज्ञा है। हमारा दूसरा पॉइंट ये था कि दो संज्ञाओं के मध्य संबंध बताएगा, जिसके आधार पर हमने दोनों संज्ञा को अलग अलग कर लिया। अब देखते हैं संबंध कैसे बताएगा। इन दोनों के मध्य जो भी शब्द होगा वो संबंध बताने का काम करेगा। इन दोनों के मध्य शब्द है, एक तो है के है, एक है क्या है, सामने। एक शब्द के है, एक शब्द क्या है, सामने। ये क्या कर रहा है, घर और तालाब के मध्य संबंध बता रहा है। ठीक है, संबंध क्या है, सामने का संबंध। संबंध क्या है, सामने का संबंध। तो ये क्या बन जाएगा अपना, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। ठीक, एक बात तो ये थी। और दूसरी बात क्या थी अपनी, या फिर कह सकते हो दूसरे तरीके से आप कैसे पहचान सकते हो, जो आसान सा तरीका है। दूसरा आसान सा तरीका क्या है कि हम उपनाम को लेकर चले थे। उपनाम किसे कहते हैं, परसर कह सकते हो आप, या कारक कह सकते हो। इनमें कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है इसमें संबंध कारक का। ठीक है ना, संबंध कारक विभक्ति काके की। ठीक है ना, काके की। तो वैसे नानेनी भी होता है, नानेनी और रा रे री। ये नो की नो विभक्ति पढ़ते हम कारक में, ढंग से समझना थोड़ा सा। यदि नो की नो की विभक्ति देखो, तीन ये रही और छह ये रही, कितनी विभक्तियां होगी, नो। ये नो विभक्ति पढ़ेंगे हम कारक में। ठीक है ना, और अब पढ़ रही हैं अपन लोग क्या, संबंध बोधक अव्यय, और एक टॉपिक चलेगा अपना क्या, समास। ठीक है ना, इनमें क्या है, तीन तीन विभक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। नौ विभक्तियों का प्रयोग नहीं होगा, केवल और केवल तीन विभक्ति। और वो कौन सी है, काके की, काके की। अब इस कारक में जो विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा ना, कौन से कारक में, संबंध कारक में, और वही कारक विभक्ति का प्रयोग किसमें किया जाएगा, संबंध बोधक अव्यय में। क्योंकि दोनों है ही एक जैसे, संबंध बोधक अव्यय और संबंध कारक, संबंध और संबंध एक जैसे। तो इसमें ध्यान रखना किसका प्रयोग किया जाएगा, काके की का प्रयोग किया जाता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर के आ गया, यहाँ पर के आ गया, तो के हम देखेंगे ये कारक विभक्ति। के क्या देखेंगे हम, कारक विभक्ति है। कौन से कारक विभक्ति है, ये संबंध कारक की। तो हम कैसे पहचान सकते हैं, संबंध कारक विभक्ति है तो ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। और ध्यान रखना क्या, दूसरी बात, संबंध बोधक अव्यय के अंदर कारक विभक्ति अवश्य ही मिलेगी। संबंध बोधक अव्यय के अंदर कारक विभक्ति अवश्य ही मिलेगी। ठीक है ना, और कौन सी कारक विभक्ति, काके। कौन सी कारक विभक्ति, काके की। आप ऐसे भी पहचान लेना।
ठीक है ना। शेष रह गए, देखो कुल 5 किए थे हमने, कुल 5 किए थे। यदि मैं निपात को हटा दूं ना, निपात को पहचानना आसान है, निपात को पहचानना आसान है, कैसे पहचानेंगे, निपात में जिक्र करेंगे। तो शेष रह जाते हैं चार, चार में अपने दो प्रकार और रह गए, जिसमें समूह रह गया, सॉरी समुच्चय बोधक अव्यय रह गया, और कौन सा रह गया, विस्मयादि। ठीक है, और ए का जिक्र कर दिया हमने, कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। तीनों की हम एक एक पहचान लेकर चलेंगे, यदि परिभाषा ध्यान में नहीं है तो आप पहचान से पहचान। ये ऐसी कंडीशन आ गई तो इसमें हम कर देंगे संबंध बोधक अव्यय, ऐसी कंडीशन आ गई विस्मय तो सबसे आसान है, और ऐसी कंडीशन आ गई तो ये कर देंगे हम समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है ना। तो आप क्या ध्यान में रखोगे संबंध बोधक कारक के अंदर, कि इसके अंदर कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, कौन सी कारक विभक्ति, का के की, इन तीनों में से कोई एक मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और समझ, ठीक है ना। राम सीता की बहन गीता है। ठीक है ना, ये रहा संज्ञा और ये रही संज्ञा, इनके मध्य देखो संबंध है, किसका संबंध है, बहन का संबंध। ठीक है ना, बहन का संबंध। और इस बहन शब्द के साथ में दे रखी है एक विभक्ति, जिसे कहेंगे हम की कारक विभक्ति दे रखी है। और अभी अपन लोगों ने पढ़ा है कि ये की कारक विभक्ति किसकी है, संबंध कारक। किसकी है, संबंध कारक और संबंध बोधक अव्यय। कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत, बना सकते हो, लिखो आप। पर सर्कीय मतलब कारक को कहते हैं, ये बात। बना लिया।
बना लिया क्या? चलें आगे। लिख लिया सभी ने? बढ़े आगे की ओर या बोर हो रहे हो? बता दो। टेस्ट है क्या आज? किस सब्जेक्ट का? भूगोल या हिस्ट्री? राजस्थान का भूगोल हो या जियोग्राफी? भूगोल या जियोग्राफी? अच्छा, एक नाम तो नहीं लूंगा, इतना कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे गांव का ही कोई साथी था और बेचारा खूब पढ़ा लिखा हुआ था, और साथ में शादी का प्रोग्राम भी था। और देखो, कई जगह ऐसी है, ठीक है ना, यानी पढ़ाई से और ये देखे ना, वो इतने पिछड़े हुए थे कि आप सोच नहीं सकते कि यार इतने पिछड़े हो सकते हैं। हाँ, अभी भी है, गांव गांव में देखिए ना। तो उस साथी का एग्जाम था, वो पढ़ रहा था बीए फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। और स्कूल कदी कदा जाके 12 पढ़ ली। अब फर्स्ट ईयर करा तो कॉलेज में थोड़ी जाऊंगा बाहर, एक आध दिन कॉलेज चले गए। अब भाई साहब का इतना इंटरेस्ट है नहीं पढ़ाई में, ठीक, और प्लस में शादी का भी प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो पढ़ाई से वैसे ही दूर थे, और ऊपर से शादी आ गई। ब्याह में पढ़ के अपन दिमाग खराब थोड़ी ना करना है। और हाँ, साथ में एग्जाम भी थे, बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे, ठीक है ना। और मैंने पूछा, यार एग्जाम है आज, तो उसने कहा कि आज मेरे को एग्जाम है, एग्जाम देने जाना। एक सागर दिए एक और वो कर मेरी एग्जाम ना दोगे जान लाग रहे बेचारा। एक फर्स्ट ईयर में, एक सेकंड ईयर। अच्छा, एक दूसरे से पूछ रहा है वो फर्स्ट ईयर वाले को, तेरे एग्जाम क्या हुए? कि मेरे तो भूगोल को। तो वो एक, अच्छा, कुल 3 बंदे थे, दो नहीं 3, दो फर्स्ट ईयर में, एक। मैं ऐसे नहीं कि कुछ दौड़ दौड़ के लागन आ गए, मैं नाम कॉल नहीं पाऊंगा, थे मेरे गांव के 2 बंदे फर्स्ट ईयर में और एक बंदा सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर वाले से, सेकंड ईयर वाला पूछ रहा है, बता फर्स्ट ईयर वाले से कि एग्जाम किस सब्जेक्ट का है तेरा? वो बोल रहा है कि मेरा तो आज भूगोल का, ठीक। और दोनों ने एक साथ में रिप्लाई दिया, एक ने कहा भूगोल, एक ने कहा जियोग्राफी। अच्छा, भूगोल वाला बंदा ये कह रहा है कि आप भूगोल को थोड़ी है, जियोग्राफी को थोड़ी है, भूगोल को है। पेपर है भूगोल को कोनी, क्या है जियोग्राफी, या फिर जियोग्राफी कोनी भूगोल को है। सेम ऐसी घटना मैंने आपको पहले ही बताई थी, अपने घर साना में हुई थी। एसआई का एग्जाम देने जा रहे थे। किसका एग्जाम देने जा रहा है भाई? सब इंस्पेक्टर नहीं, एसआई। सब इंस्पेक्टर नहीं, एसआई का एग्जाम देता है। तो कुछ मेरे साथी ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनको कॉमन साइंस भी नहीं हो पढ़ाई के अंदर। तो थोड़ा ऐसा अनुभव होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, थोड़ी ऐसा ऐसा कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए कि यार ऐसा करना है ना, वहां पर ऐसा होगा। जैसे आप सोशल यूट्यूब के बारे में ध्यान रखते हो, इंस्टाग्राम के बारे में ध्यान रखते हो कि यार इसमें कैसे रील बनेंगे, और अलग अलग मल्टी टैलेंटेड बंदे मिल जाएंगे इसमें आपको। बिट्टू आया क्या? हम्म, बिट्टू, यार बोल नहीं रहे, या नाराज हो गए? नाराज थोड़ी होना। तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है ना, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा प्रकार, समुच्चय बोधक अव्यय। अच्छा, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक होमवर्क दिया था चिन्ह को लेकर, मिला? अरे चिन्ह मिले आपको? कल का दिन चला गया शायद, परसों का दिन चला गया, ठीक है, मंगलवार के दिन दिया था शायद। 2 क्वेश्चन दिए थे, मैंने कहा कि एक चिन्ह ये और एक चिन्ह ये लाए। 2 विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं, 42 बंदे बैठे हुए उसमें, आप 40 जने। सर हम नए हैं, 5 6 नहीं मान लेते।
अरे लाए, ठीक है, कुछ दो चार और बोलने लगे। अच्छा बिट्टू, कौन सा चिन्ह है ये कौन सा है? आप बताओ भाई। बिट्टू के बगल में हो, अनुस्वार तो नहीं है, इसको क्या कहेंगे? अच्छा इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, कुछ हद तक आप इसको कह सकते हो कि सर यदि ये ऐसे लगा हुआ है ना तो ये अनुस्वार बन गया। और यदि मैं यहां से उठाकर यदि मैं इसको ऐसे बना दूं, जैसे डॉक्टर को मैंने शॉर्ट में लगा दिया और साथ में ये बिंदी लगा दी, अब इसको क्या कहेंगे? अकेला मैंने कोई वर्ण लिख दिया, यहां पर लगा दिया, अब इसको क्या कहेंगे? अकेला मैंने ये लिख दिया और यहां पर लगा दिया, अब क्या कहेंगे? अकेला ऐसे लिख दिया, यहां पर लगा दिया, अब क्या कहेंगे? बता दो कितने, तीन तो पांच बना दिया। पांचों जगह अलग अलग है, ये बता देता हूँ। पांचों जगह अलग अलग है ही एक कंडीशन। मान के चलो बिंदली केस को स्कूल टाइम में हम बिंदी कहते थे, ऊपर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर भी है। एक विद्यार्थी बता सकता है कि सर ये, शाबाश गगनदीप, इसको क्या कहेंगे? इसको मैंने कह दिया अनुस्वार। इसको मैं क्या कहूंगा? लाघव चिन्ह, बिल्कुल बिल्कुल सही। इसको पंचमाक्षर, इसको ताड़नजात, ठीक है, और इसको नुक्ता चिन्ह। हाँ, फारसी या फिर अरबी या फिर फारसी भाषा। अच्छा कईयों के ये दिमाग में चल रहा है सर ये ऊपर लगेगा, ठीक है, ये नीचे, ठीक है, ये यहाँ पर है, पीछे क्यों? लेकिन इन दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, एक जैसे। इनको अलग अलग कैसे बनाया ये बता दो। बाकी चलो ठीक है, पहले हम वर्णमाला में पढ़ते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो भाई, ये है पंचमाक्षर चिन्ह जो एक वर्ण में लगता है, जिसे हम बोलते हैं ना वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला में एक स्वर चलता है, एक व्यंजन, क ख ग घ अंग, ये एक वर्ण के साथ में लगता है। स्कूल टाइम में बोलते थे जिसे अड़ है, ये अड़ नहीं है, अंग है, पंचमाक्षर है, क वर्ग का, ठीक है ना। और ये कहाँ लगेगा? ये हमें शॉर्ट में लिखने के लिए, ठीक है ना। जैसे इस समुच्चय बोधक अवयव को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ऐसे समुच्चय लिखा और बोधक वो लगाकर ये लगा दिया और ए लगाकर ये लगा। डॉक्टर को कई बार हम ऐसे लिखते हैं और शॉर्ट में लगा देते हैं डॉक्टर, ऐसे लगा, बहुत जगह ज्यादातर इसमें प्रयोग किया जाता है। ये यहां पर लगा रही है ना, ये ध्यान रखना, ये वर्ण शब्द के अक्षर के साथ लगेगा ऐसे, यानी इसका मतलब है इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर छुपा हुआ है शब्द। इसको जैसे यहां से हटाएंगे तो ये छुपा हुआ बाहर निकल जाएगा, इसको यहाँ पर हटाएंगे तो इसको छुपा हुआ बाहर, इसको यहाँ पर हटाएंगे तो ये छुपा हुआ बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसको हटाएंगे यहाँ पर कोई छुपा हुआ नहीं है। ये चिन्ह है जो कै वर्ग के पंचमाक्षर में लगता है। ये तो हो गया दोनों में अंतर, ठीक। अच्छा इसको क्या कहेंगे? पुनरावर्ती कह सकते हो या फिर अनुवर्ती, ओके, या फिर पुनर्वर्ती, वर्ती, ठीक है, ये भी कह सकते। इसका प्रयोग जैसे करते हैं ना हम ऐसे लगाकर, यानी किसी चीज के दोहरान होता हो उससे बदलते हैं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ये आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, पुनर् प्लस वर्ती, ठीक है, सॉरी सॉरी पुनर्वर्ती नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे क्या? पुनर् प्लस आवर्ती, ठीक है ना। ये रै को हम, ये पुण्य नहीं बनेगा, हाँ बहुत जगह पुण्य चलता है। यदि इन दोनों में यदि आपको प्राथमिकता देनी हो तो आप पुनर् को मानो, ठीक है, पुण्य नहीं पुनर्, ठीक। ओके, ये दो क्वेश्चन थे आपके, एसआई वालों और आरएस वालों, खास करके एसआई वालों। चलिए जी, समुच्चय बोधक अव्यय की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है ना। देखो समुच्चय का अर्थ लेते हैं इसके रूप में, समूह के रूप में, समुच्चय का अर्थ होता है समूह, ठीक है ना। क्या अर्थ होता है? समूह। बस 5-7 मिनट और ध्यान रख, धैर्य रखो,
फिर अपनी क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा और सब्र। समूह को कह सकते हो कि ये बोध करवाएगा। अब देखो समूह को किस तरह से बोध करवाएगा, यानी ये अव्यय शब्द है ना, ये अव्यय शब्द, इसका मुख्य काम होता है जोड़ने का। समझना थोड़ा सा, इसका काम है जोड़ना। कंप्लीट। किसको जोड़ेगा, ध्यान रखना, दो शब्द भी हो सकते हैं। अरे जोड़ने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए हमें। ठीक, या तो दो शब्दों को जोड़ेगा या फिर दो उपवाक्यों को जोड़ेगा। दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है ना। अच्छा, ये उपवाक्य क्या होता है, वाक्य का छोटा हिस्सा। एक वाक्य है ना, उसके अंदर दो, कम से कम दो उपवाक्य मिलेंगे या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम परिभाषा क्या बनाएंगे कि ये अव्यय शब्द दो शब्द या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, ये अव्यय शब्द दो शब्द या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, दो शब्द या फिर दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। समझ गए इतनी कहानी? अरे समझ आ गए। अब देखो इसको यदि आप उपनाम से जानना चाहो तो इसको आप कह सकते हो योजक शब्द। इसको हम योजक शब्द भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, योजक शब्द भी कहते हैं। योजक का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है ना, यानी ऐसे शब्द जो जोड़ने का काम करें, इसलिए इसको योजक शब्द भी कह सकते हो। ठीक, जैसे योजक शब्द भी लिखूंगा यहाँ पर। योजक शब्द कौन कौन से हैं, पहले इसको आप समझ लो। जैसे शाम ने केले और सेब खरीद। ठीक है ना, ये एक वाक्य बन। ठीक है ना, अब हमें देखना है कि ये समुच्चय बोधक अव्यय कैसे है, दो शब्दों को कैसे जोड़ रहा है। ठीक है ना, अच्छा शाम यहाँ पर करता है, खरीदने की क्रिया ये छोड़ो आप। ठीक है ना, ये आसान से बन गया। हमें दो शब्द निकालने हैं बाहर, और शब्द भी ध्यान रखना, यदि शब्दों की बात कर रहे हैं तो वो संज्ञा शब्द ही निकालना। सेव शब्द क्या है यहाँ पर, संज्ञा है। ठीक है ना, और केला शब्द भी क्या है यहाँ पर, संज्ञा है। इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है अपना, और। कौन कर रहा है, और कर रहा है। और शब्द केले और सेब को जोड़ने का काम कर रहा है। ये बन गया अपना क्या, योजक शब्द। इसको हम क्या कह देंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, अब मैं एक तरीके से और बताना चाहूंगा। क्या, राम का भाई श्याम। होना भी क्रिया है, ये रहा संज्ञा, और ये भी संज्ञा। ये भी दो शब्द है, ध्यान से देखना, और ये भी दो शब्द है, यानी ये भी दो संज्ञा और ये भी दो संज्ञा है। दोनों में अंतर देखो क्या है। दोनों को यदि इस तरह आ गया कि इसमें कौन सा अव्यय है और इसमें कौन सा अव्यय है, तो हमें अलग अलग कैसे करना है। दोनों जगह संज्ञा दे रखी है, दोनों जगह संज्ञा दे रखी है। इधर संबंध है, इधर क्या अपना समुच्चय बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में ध्यान रखना कारक विभक्ति मिलेगी। संबंध बोधक अव्यय में कारक विभक्ति मिलेगी, और कारक विभक्ति ज्यादातर प्रयोग किया जाएगा संबंध बोधक कारक का, या संबंध कारक का ज्यादातर प्रयोग। हाँ, कुछ और विभक्तियां भी मिल सकती है। तो इसमें ध्यान रखना संबंध बोधक अव्यय के अंदर कारक विभक्ति मिलेगी, क्योंकि इसका अलग नाम था ना, एक अन्य नाम परसर्गी, यानी इसको क्या कहते हैं, कारक, यानी इसमें हमें कारक विभक्ति भी मिलेगी। ये आप ध्यान में रखना। जिस अव्यय में कारक विभक्ति मिलेगी वो ध्यान रखना कौन सा होगा, अपना संबंध है। इसमें ये रही कारक विभक्ति। अब इसमें कारक विभक्ति नहीं, क्या है, और दे रखा है, और दे रखा है, और दे रखा है, और दे रखा है। ठीक है ना,
और शब्द इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो जोड़ने का काम करेगा वो बन जाएगा योजक शब्द। तो ऐसे कौन कौन शब्द है जो जोड़ने का काम करे, तो उन शब्दों को हम योजक शब्द कहते हैं। और योजक शब्द देखो कौन कौन से, जैसे मैं लिख देता हूं और, वह, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है ना, अथवा आदि के शब्द, ये सब क्या अपने योजक शब्द। हाँ, या भी चलता है, ठीक है ना। ये शब्द क्या अपने योजक शब्द है, यानी वे शब्द है जो शब्दों को जोड़ने का काम करेगा या फिर दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो, श्याम ने मेहनत तो की, ठीक, श्याम ने मेहनत तो की, परंतु परंतु सफल नहीं हुआ, ठीक है ना। अब इतनी बड़ी कहानी लिख दी और आपको कह दिया कि इसमें से ये बताओ कौन सा अव्यय है। छोटी सी कहानी बता देता हूँ, उसके आधार पर भी आप पहचान सकते हो। यदि आपसे ये दिमाग से बाहर निकल गया कि दो शब्दों या फिर दो उपवाक्यों को कैसे जोड़ने का काम करेगा, तो आप इसका ध्यान में रखें कि इसके अंदर समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर योजक शब्द आएगा ही आएगा। जैसे संबंध बोधक अव्यय के अंदर कारक विभक्ति मिलेगी, वैसे ही समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर योजक शब्द मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। समुच्चय बोधक अव्यय यानी इनमें से कोई हो सकता है। तो कहां पर मिल गया, तो आप देखकर भी टिक कर सकते हैं। जैसे हम गुण संधि को पहचानते हैं कि एक मात्रा आ गया कि हाँ यार इसमें गुण संधि हो सकती है, एक मात्रा है तो हम टिक कर देते हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो था मैंने ट्रिक के आधार पर या फिर पहचान के आधार पर बताया था। तो दूसरा तरीका हमें परिभाषा समझे या फिर इसको बेसिक से कैसे करेंगे वो थोड़ा और समझो, ठीक। हमने परिभाषा बनाई कि या दो शब्द भी हो सकते हैं या फिर दो उपवाक्य भी हो सकते हैं। दो शब्द कहाँ मिल गए, ये रहा एक शब्द और ये रहा दूसरा शब्द, ये दो शब्द मिल गए। और बाद में लिखिए कि दो उपवाक्य भी हो सकते हैं, ठीक है, दो उपवाक्य भी हो सकते हैं। देखो यहां से लेकर श्याम ने मेहनत तो की, ये बन गया उपवाक्य, ये एक उपवाक्य है। परंतु क्या नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, ये दूसरा उपवाक्य, यानी ये दूसरा उपवाक्य है, ये वाक्य का दूसरा हिस्सा है, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा। ये दोनों के दोनों क्या बन गए, उपवाक्य बन गए। और इसके अंदर एक परंतु शब्द बैठा है जो इस उपवाक्य और इस उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी ये ब्रिज का काम कर रहा है, पुल का काम कर रहा है, ठीक है ना। और जो इनको जोड़ने का कार्य करेगा उपवाक्य को, उससे क्या कहेंगे हम, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे, ठीक है ना। यदि संबंध बोधक अव्यय, थोड़ा ध्यान देना, मैं बता देता हूं क्या, यदि संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय की यदि आपको परिभाषा दिमाग से चली गई और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे पहचानोगे। आप ध्यान रखना, संबंध बोधक अव्यय के अंदर कारक विभक्ति मिलेगी, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के अंदर, और ज्यादातर इसके अंदर संबंध कारक विभक्ति मिलेगी, ठीक है ना। और समुच्चय बोधक अव्यय को आप इसके अंदर ध्यान रखना, योजक शब्द मिलेंगे, जो इस तरह के शब्द मिलेंगे आपको, जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत, समझ गए क्या, पहचान लिख लेना। और संबंध बोधक अव्यय की भी मैंने पहचान बताई थी आपको, परसर्गीय या फिर कारक विभक्ति, ठीक है ना, उपनाम लिखा था, और इसको आप योजक शब्द से भी पहचान सकते हैं। कंप्लीट, ओके।